द लास्ट लेसन। तो सीरीज का पहला लेसन है, लेकिन चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, जिसको लिखा है अल्फोंस डोरे ने। एलसेस की प्रॉब्लम ही ये है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम ही ये है कि हम सब लोग चीजों को कल पे टाल देते हैं। ये आपका मेजर क्वेश्चन है। तो उस दिन फ्रेंड्स को क्या पढ़ना था? हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर एम हेमिल एंड स्कूल चेंज। क्या फ्रेंड्स की फीलिंग्स मिस्टर एम हेमिल को लेकर। हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग? दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। बच्चों, आज हम लोगों का फ्लेमिंगो बुक का जो सीरीज है लिटरेचर में, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो सीरीज का पहला लेसन है, लेकिन चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, जिसको लिखा है अल्फोंस डोरे ने। और ये जो चैप्टर है, ये इसकी जो लोकेलिटी है वो फ्रैंको प्रशियन वॉर से बनाई जाती है। मतलब कहने का ये है कि एक समय पर प्रशिया जो था, है ना, जिसके अंदर आपके बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है, जैसे कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो एक जगह थी जिसका नाम था प्रशिया। अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रशिया जिसके अंदर जो नेशन आएंगे वो आएंगे जर्मनी का, पोलैंड का और ऑस्ट्रिया का। इन तीनों नेशंस को मिलाकर, कंट्रीज को मिलाकर हमने बनाया प्रशिया। ठीक है, अभी कहने का मतलब ये है कि जो प्रशिया थी, इसने अटैक किया किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। और इसी वॉर को हम लोग बोलते हैं फ्रैंको प्रशियन वॉर। फ्रैंको प्रशियन वॉर का जो रिजल्ट है वो ये मिला था कि फ्रांस डिफीट हो गया था, और उसकी वजह से फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो जर्मनी के कब्जे में आ गए थे। और इसी वजह से एल्सेस एंड लॉरेन में डिसाइड हो गया था, एक नोटिस जारी कर दिया गया था कि अब एल्सेस और लोरेन नाम की डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिलों के अंदर जो कि फ्रांस में थे, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब ये इनके कब्जे में आ चुके थे। ठीक है, तो इसी बैकग्राउंड पर स्थित है हमारी ये पूरी स्टोरी। स्टोरी के अंदर हमें एक लड़का मिलेगा जिसका नाम फ्रेंच है, जिसको फ्रेंच पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और फ्रेंच में वो पार्टिसिपल्स की क्लास ले रहा था अपने सर, अपने टीचर मिस्टर एम हेमिल से। तो एम हेमिल फ्रेंच टीचर है और फ्रेंच एक लड़का है जो आपकी हमारी तरह स्कूल जाता है। ठीक है, अभी कहने का मतलब ये है, स्टोरी में जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि जब बोल दिया गया कि भाई आज से लॉरेन और एल्सेस के अंदर हम लोग अब फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे, तो वही फ्रेंच अब एक लास्ट लेसन उन बच्चों के लिए बन गया है जो मिस्टर एम हेमिल से डेली बेसिस पर फ्रेंच सीखा करते थे। कैसा था उस दिन का एटमॉस्फेयर? कैसे सर ने, मिस्टर एम हेमिल ने ये लास्ट लेसन दिया, पढ़ाया, बाकी सब लोग कैसा फील कर रहे थे? विलेजर्स जो मिस्टर होजर थे, ओल्ड पोस्टमैन था, मेयर थे, पुराने बच्चे, सब लोग आए हुए थे। वो सब लोग कैसा फील कर रहे थे उस दिन? रो रहे थे, सैड थे और रिग्रेट कर रहे थे कि काश हम लोगों ने फ्रेंच थोड़ा पहले पढ़ लिया होता। हम, लानत है हम लोगों पर, वी आर नॉट एबल टू रीड फ्रेंच, वी आर नॉट एबल टू राइट इन फ्रेंच, जबकि हम लोग फ्रेंच मैन हैं, जबकि हम लोग फ्रांस के लोग हैं, फिर भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितनी कोशिश करी थी मिस्टर एम हेमिल ने हमें रोज पढ़ाने की, हमने नहीं पढ़ा। और आज जब हमें रियलाइज हुआ है कि हमारी मदर टंग है और हमें तो पढ़नी है, आज जब हमें ये रियलाइज हुआ है कि हमें इसको और ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए, इन प्रशियंस ने, इन सोल्जर्स ने हमसे हमारा अधिकार छीन लिया है। काश कि हमें पहले अकल आ गई होती और हम फ्रेंच पढ़ना जान जाते, क्योंकि अब इसका लास्ट लेसन है, आज इसका लास्ट लेसन है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टोरी के खत्म होते होते आज के बाद इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच कभी पढ़ाई नहीं जाएगी। सोल्जर्स आएंगे, ट्रम्पेट बजाएंगे, बोलेंगे बस बंद करो किताब और फ्रेंच हटाओ। अब कल से क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाई जाएगी। आ गया सब लोगों को इसका सेटिंग समझ में? अब हम लोग इस चैप्टर को जो है समराइज करेंगे, बाद में मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ठीक है, तो पूरा समराइज करने के बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी, एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा और आप लोगों को पढ़ के दे देती हूँ। ये जो लास्ट लेसन है, इसकी जो सेटिंग है वो फ्रैंको प्रशियन वॉर की है। 1870 और 71 की बात है ये। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस जो है वो डिफीट कर दिया गया था प्रशिया से, और इस जो वॉर था, इसको लीड कर रहे थे बिस्मार्क नाम के कैप्टन। ओके, चलिए, तो यहाँ पे स्कूल लाइफ कैसे इफेक्ट हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द लास्ट लेसन, कैरेक्टर कौन है? 2 कैरेक्टर मैंने आप लोगों को मेजरली बताए हैं, इन दोनों को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक हमारा फ्रेंच है बेटा, फ्रेंच, ठीक है, और जो दूसरा है हमारा वो है मिस्टर एम हेमिल। एम हेमिल हमारे फ्रेंच टीचर हैं। क्लियर हो गया? चलिए, मैं आप लोगों को इसकी एक एक करके चीजें समझाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लोग सेटिंग की बात करेंगे, एग्जैक्टली क्या इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को देखने को मेजरली मिलता है। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं, द स्टोरी टेक्स प्लेस इन एल्सेस। एल्सेस नाम की जगह है, फ्रांस की ही टेरिटरी है, डिस्ट्रिक्ट है, दैट हैड जस्ट बीन टेकन ओवर बाय प्रशिया। इसको प्रशिया ने, एल्सेस में मेजरली हम लोग अभी बात कर रहे हैं, प्रशिया ने टेक ओवर कर लिया है आफ्टर द फ्रांस प्रशियन वॉर। तो फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद प्रशिया ने
एल्सेस पे कब्जा कर लिया है और इसकी वजह से यहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और यही इस चैप्टर की सेटिंग है। नाउ व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स, अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे पास में फ्रेंच है जो कि एक स्कूल बॉय है हु इज यूजुअली केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज। बहुत ज़्यादा इसको पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती, स्पेशली फ्रेंच ग्रामर तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे जो दूसरे कैरेक्टर थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये है हमारे मिस्टर एम हैमिल, और ये एम हैमिल जो हैं ये हमारे कौन है, टीचर हैं। यही 40 साल से इस गाँव के बच्चों को और बड़ों को क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। बिगिनिंग कहाँ से होती है चैप्टर की, तो देखो बिगिनिंग होती है फ्रांस से। फ्रांस ही है जो अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है और रास्ते में उसको दिखाई देता है एक बुलेटिन बोर्ड। कहता है ये जो बुलेटिन बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, इतने सालों से, पीछे के 2-3 सालों से जितनी भी बुरी खबरें हैं इसी बुलेटिन बोर्ड पे आती हैं। अब पता नहीं आज इन्होंने क्या मनहूस खबर सुनाई होगी, क्योंकि बहुत भीड़ लग रही है। बोलता है छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो स्कूल जाने में लेट हो रहा है, ऑलरेडी मैं लेट हूँ और सर पढ़ाएंगे आज पार्टिसिपल और हमसे पूछेंगे भी क्वेश्चन, अब मुझे पार्टिसिपल्स में कुछ नहीं आता। ऐसा सोचते सोचते वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़का ब्लैक स्मिथ होता है, उसको कहता है ओ बब माने बच्चे आराम से जाओ, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, चिंता मत करो, आज के बाद फ्रेंच पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। सोचता है यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि बहुत टाइम है तुम्हारे पास, पता नहीं क्या बोल रहा है, चलो देखी जाएगी। और सीधे सीधे स्कूल की तरफ जाता है। जब स्कूल में एंट्री करता है तब उसे रियलाइज होता है एक्चुअल प्रॉब्लम आज क्या है। तो व्हाट इज द बिगिनिंग, फ्रांस इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, है ना, जिसको इंटरेस्टेड ना हो किसी काम को करने में उसको रिलक्टेंट बोलते हैं। तो ये किस काम में इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ाई लिखाई में, स्पेशली फ्रेंच पढ़ने में, फ्रेंच की ग्रामर और उसमें भी पार्टिसिपल्स पढ़ने में। तो जो फ्रेंच है वो रिलक्टेंट है टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैजंट लर्नड हिज लेसन, क्योंकि उसने अपने लेसन तैयार नहीं करे हैं जो टीचर आज पूछेंगे। ही फियर्स पनिशमेंट, उसको डर लग रहा है आज मुझे पनिशमेंट मिलेगा उनके टीचर मिस्टर एम हैमिल से। अब उसको एक सरप्राइज मिलता है जब वो स्कूल जाता है। सरप्राइज क्या है बेटा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, रास्ते में उसको बुलेटिन बोर्ड तो दिखा था बट वो ज्यादा उसके बारे में सोचता नहीं है, ना सीधा स्कूल की तरफ निकल लेता है। स्कूल जाके वो सरप्राइज हो जाता है। एक्चुअली इसकी प्लानिंग ये थी कि जब हम स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल पे बड़ा शोर हो रहा होता है, इतना शोर होता है कि स्ट्रीट तक सुनाई देता है, स्ट्रीट माने सड़कों तक सुनाई देता है। स्कूल कैसा है, मिस्टर एम हैमिल का घर है ऊपर, नीचे एक स्कूल है और उसके सामने उनका गार्डन है, गार्डन के आगे सड़क है। कहता है सड़क से जब हम लोग गार्डन की तरफ आ रहे होते हैं ना तभी जोर जोर से बच्चों की डेस्क ओपन करने की, खोलने की, शोर मचाने की, मिस्टर एम हैमिल के जो स्केल होता है उसको टैप 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 ऐसे मारने की, टेबल पे बहुत आवाज आती है और हमें समझ आ जाता है कि स्कूल चल रहा है। और भी चीजें और भी मस्तियां चल रही होती हैं और ऐसे में ही मैं चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा, एम हैमिल को पता ही नहीं चलेगा कि मैं स्कूल में एंट्री किया हूं और लेट किया हूं। लेकिन जैसे ही आज फ्रेंड्स जाता है तो माहौल कुछ अलग होता है। आज सब लोग शांत हैं। मिस्टर एम हैमिल का जो स्केल है जिसको वो बजाते हैं टेबल पर, आज वहां नहीं है, उनके साइड में आर्म में लगा हुआ है, मतलब उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, किसी को डांट नहीं रहे हैं, कोई क्रुएलिटी नहीं दिखा रहे हैं, कोई क्रेजीनेस नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी शांत हैं, कोई शोर नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। वो देखता है कि क्लास के पीछे ये पुराने वाले हमारे जितने भी ओल्ड पीपल है विलेज के क्यों खड़े हुए हैं, पुराना पोस्टमैन है, मेयर है, ओल्ड हॉजर है, ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रो क्यों रहे हैं ये लोग, सैड क्यों है और सब लोगों के हाथ में आज फ्रेंच बुक क्यों है। ऑफ कोर्स क्योंकि सबको पता चल गया है इस नोटिस के बारे में, फ्रेंड्स को अभी तक नहीं पता है, बाकी सबको पता चल गया है और सब लोग आज मिस्टर एम हैमिल को रिस्पेक्ट देने आए हैं कि सर आज आपके लास्ट लेसन को हम लोग बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे एंड वी आर रियली वेरी सॉरी कि हमने अब तक आपके पढ़ाए हुए लेसन को सीरियसली नहीं लिया। क्लियर हो गया यहाँ पे सब लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नाउ सरप्राइज, व्हेन ही रीचेस स्कूल ही फाइंड्स इट यूजुअली क्वाइट। जब वो स्कूल पहुंचता है ही फाइंड्स इट अनयूजुअली क्वाइट। जिस दिन जो फ्रेंड्स है स्कूल पहुंचता है, अनयूजुअली वो देखता है कि जो स्कूल है वो क्वाइट है। क्वाइट माने शांत है, अनयूजुअल माने हमेशा ऐसा नहीं होता। अनयूजुअल मीन्स हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन आज ऐसा है। ठीक है, तो अनयूजुअली क्वाइट होता है और काफी ज्यादा सीरियस हो रखा होता है सारा माहौल, लेकिन आज वो माहौल सीरियस नहीं है। विलेजर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लासरूम विच इज अनयूजुअल, और काफी सारे विलेजर्स भी क्लासरूम में हैं जो कि आज बड़ा अनयूजुअल सा लग रहा है। ठीक है जी,
ऑलराइट, तो जैसे ही फ्रेंड्स को पता चलता है कि इतने सारे विलेजर्स पीछे क्या कर रहे हैं, गांव के सब लोग आए हैं, तब उसको रियलाइज होता है कि एक अनाउंसमेंट हुई है और जिसके बारे में सबको पता है, बस उसी को नहीं पता। तो वो एग्जैक्टली अनाउंसमेंट क्या थी, ये चैप्टर का मेन पार्ट है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अनाउंसमेंट बेटा ये थी कि मिस्टर एम हेमिल ने सब लोगों को बताया कि आज जो है भाई हमारा लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है और फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन विल बी टॉट इन एल्सेस। तो एल्सेस के स्कूल्स में, लॉरेन एंड एल्सेस दोनों के स्कूल्स में, ये एल्सेस के टीचर है तो इन्होंने अपने ही जगह का नाम बताया है। एल्सेस के स्कूल्स में अब क्या होगा, प्रशियंस का ऑर्डर है कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नाउ सब लोगों को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रियलाइजेशन होती है वैल्यूएबल फ्रेंच सब्जेक्ट की, जो ये लोग अभी तक नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, तो सब लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, फ्रेंड्स भी सैड है और बाकी के जो हमारे विलेजर्स हैं बेचारे वो भी सैड हैं। तो सब लोगों का कहना है फ्रेंच सडनली रियलाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग, और वो रियलाइज करता है कि हाय रे हाय, मेरी तो मदर टंग इतनी प्यारी थी और मैं तो जो है इसको यूज भी नहीं करता, फ्रेंच लैंग्वेज। एंड रिग्रेट्स, और देखो रिग्रेट ना एक बहुत बड़ा टर्म है, हर किसी को रिग्रेट हो रहा है नॉट लर्निंग इट प्रॉपरली अर्लियर। यहाँ पे ना बड़ी अच्छी सी लाइन है जो मिस्टर एम हेमिल बोलते हैं। तो होता ये है कि क्योंकि ये लास्ट लेसन था तो मिस्टर एम हेमिल कहते हैं कि चलो आज मैं तुम लोगों को फ्रेंच पढ़ाता हूँ, और वो पार्टिसिपल्स पढ़ाना शुरू करते हैं और सब बच्चों को एक एक करके बोलते हैं चलो पढ़ो। नाउ फ्रेंड्स का टर्न आता है और फ्रेंड्स से कहा जाता है बेटा पार्टिसिपल्स का रूल पढ़ के दो। फ्रेंड्स के मन में आज आ रहा है कि मैं इतनी अच्छी तरीके से फ्रेंच पढ़ूं, इतनी अच्छी तरीके से फ्रेंच पढ़ूं कि मिस्टर एम हेमिल खुश हो जाए, हर कोई खुश हो जाए और मिस्टर एम हेमिल को एकदम प्राउड फील हो कि वाओ देखो ये मैंने बच्चों को फ्रेंच पढ़ाई है, कितने प्यार से बच्चे आज मुझे आंसर कर रहे हैं। लेकिन 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 होता क्या है, फ्रेंड्स को पढ़ना ही नहीं आता फ्रेंच, और वो बु बु बा बु बु करके रह जाता है और वो बड़ा सैड फील करता है। कह मिस्टर एम हेमिल रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया और मैं कुछ भी नहीं फ्रेंच में जानता हूँ। ऐसे में मिस्टर एम हेमिल कहते हैं बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स नॉट ओनली यू हु इज फीलिंग सैड टुडे, एवरीबडी हियर इज फीलिंग सैड। तुम्हारे अलावा तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है जिन्होंने तुम्हें स्कूल नहीं भेजा। वो चाहते हैं कि तुम मिल में काम करो, खेतों में काम करो, थोड़े से पैसे कमाओ, स्कूल जाके पढ़ के क्या होगा। मेरी भी गलती है, मैं जब जब तुम स्कूल आते थे तो मैं तुमसे नहीं कहता था पढ़ाने की बजाय एक काम करो मेरे पौधों में जाओ पानी देकर आओ, गो एंड वाटर माई प्लांट्स, मैंने बोला है ना ऐसा। और जिस दिन मुझे फिशिंग जाना होता था, फिश पकड़ने के लिए, मैं तुम लोग की छुट्टी करता था ना, तो हम में से कोई भी सीरियस नहीं है। एलसेस की प्रॉब्लम ही ये है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम ही ये है कि हम सब लोग चीज़ों को कल पे टाल देते हैं। ये देखो हमारी भी जिंदगी में ऐसी करते हैं ना, हम हर चीज़ को कल पे टालना। तो बोलते हैं हम लोगों की प्रॉब्लम ही ये है कि हम हर चीज़ को कल पे टाल देते हैं, आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। और इसी वजह से देखो हम लोग कितने ज़्यादा लाइफ में परेशान हैं, और इसी वजह से हम लोगों को फ्रेंच पढ़नी नहीं आती। बोलते हैं देखो ये जो लोग हैं ना, सोल्जर्स जो हमसे कहने आने वाले हैं कि बेटा आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है, इनको तो और मौका मिल गया। किस हक से तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो जब तुम्हें फ्रेंच पढ़नी नहीं आती है। ऐसा सैड सा सुनकर ही जो जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, रोने लगते हैं, सैड हो जाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत गलत हो गया, हमने क्यों नहीं सीखी। और आज रिग्रेट में सब लोग और ज़्यादा फ्रेंच पढ़ते हैं, बोलते हैं आज तो हम सब पढ़ेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। तो यही रियलाइजेशन सब लोगों को होती है। ठीक है, नाउ टीचर्स फीलिंग। अच्छा मिस्टर एम हेमिल कैसा सोच रहे हैं वो भी हम देखेंगे एक बार। मिस्टर एम हेमिल भी बहुत ज्यादा अपसेट है बेटा, है ना, डीपली इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। सेज फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज। फ्रेंच की बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज ना हर किसी को पढ़नी चाहिए, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मतलब बहुत प्यारी सुंदर सी, लॉजिकल लैंग्वेज है एंड क्लियर लैंग्वेज है। He urges them to never forget it। कहते हैं कि तुम लोगों को ना ये लैंग्वेज कभी भूलनी नहीं है, as it is their identity and means of freedom। तो ये क्या है लैंग्वेज, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है और हमारे लिए फ्रीडम है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मिस्टर एम हेमिल बच्चों को बोलते हैं सब लोगों को, वो कहते हैं कि देखो जो लैंग्वेज होती है ना वो तुम्हारे लिए की है, की टू फ्रीडम। तो मान लीजिए तुम्हारे किसी कंट्री को लोगों ने क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया, है ना, जैसे कि जर्मनी ने फ्रेंच को ले लिया था, जर्मनी ने फ्रांस को कब्जे में कर लिया था। तो ये बोलते हैं कि जब तक तुम अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखोगे और भूलोगे नहीं, तब तक तो चांसेस हैं कि एक ना एक दिन तुम फ्री हो जाओगे, क्योंकि इसकी चाबी तुम्हारे पास होगी। लेकिन जैसे ही तुम अपनी लैंग्वेज खो दोगे, तुम समझो कि अपनी पहचान भी खो दोगे और अब तुम उसी कंट्री में ढल जाओगे जिसने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया था। तो अब तुम्हारी फ्रेंच नाम की पहचान ही गायब हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं मिस्टर एम हेमिल। तो सब लोगों को बता रहे हैं बेटा फ्रेंच बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, भले ही आज तुम लोग नहीं पढ़ रहे लेकिन इसको भूलना मत,
स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, बट पर्सनली पढ़ना और अपनी लैंग्वेज को कभी छोड़ना मत, क्योंकि यही तुम्हारा सक्सेस होगा, यही तुम्हारा फ्रीडम का दोबारा फ्री होना है ना इन लोगों को। भाई अभी कब्जा हो गया है, लेकिन फिर से फ्रांस फ्री होगा। बोले जब फ्री होगा ना तो अपना जो सब्जेक्ट है, मतलब अपना जो लैंग्वेज है उसको फिर से अपनाना, क्योंकि यही हमारी मदर टंग है। मदर टंग हमारी पहचान होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है बेटा। देखो हम लोगों ने नोटिस किया होगा, मान लो दो इंडियन हैं, ठीक है, और जैसे ही वो किसी बाहर कंट्री में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो यूके में जाते हैं, तो आप नोटिस करोगे वहाँ कोई दो हिंदी भाषी लोग मिल जाए, एक दूसरे से हिंदी में बातें करें तो आपको कोई तू, अरे तू हिंदी जानते है, अरे भाई तू तो भाई भाई हो गए हम तो, है ना, हम भी इंडियन तुम भी इंडियन। बाहर जाके हम एक दूसरे को कैसे पहचाने? अपने कल्चर के थ्रू और अपनी लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज एक किसी भी नेशन का, किसी भी इंसान का कल्चर होता है, पहचान होती है, ठीक है जी। चलिए विलेजर्स प्रेजेंस आज यहाँ पे क्या दिखा रही है? तो भैया विलेजर्स की जो प्रेजेंस है वो हमको बता रही है सब लोग कितने रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं। विलेजर्स का आए हैं अटेंड टू शो रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज। वो आज रिस्पेक्ट दिखाने आए हैं लैंग्वेज के लिए भी और मिस्टर एम हेमिल के लिए, दोनों को रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। हु हैड सर्व्ड फेथफुली फॉर 40 ईयर, जिन्होंने इनको 40 साल तक सर्व किया है। तो एक क्वेश्चन अगर आपका आता है कि मिस्टर एम हेमिल ने कितने सालों तक एलसेस में फ्रेंच पढ़ाई थी, तो आप बोलेंगे 40 साल तक पढ़ाई थी, ठीक है। इमोशनल एंडिंग चैप्टर की कैसे होती है? अब हम लोग ऐसा करते करते चैप्टर के एंड में आ जाते हैं, मिस्टर एम हेमिल पूरा पढ़ा देते हैं और ऐसे ही होता क्या है, घड़ी में 12 बज जाते हैं, 12 दिन के 12 बजते हैं, सब लोग अपनी प्रेयर करते हैं, आफ्टरनून प्रेयर जिसको बोलते हैं, और प्रेयर होने के बाद में सोल्जर्स आते हैं, ट्रम्पेट बजाते हैं, पौ 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 पौ, और बोलते हैं आज से फ्रेंच लेसन खत्म। ऐसे में बड़े भारी दिल से मिस्टर एम हेमिल खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद में सब लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि बच्चों कुछ कहते हैं और लेकिन कह नहीं पाते, तो चौक उठाते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस। इसको फ्रेंच लैंग्वेज में बोलेंगे वीव ला फ्रांस। ऐसा बोलते ही मिस्टर एम हेमिल जो है अपने बच्चों को इशारा करते हैं जेस्चर से, निकल लो जाओ, अब आप लोगों का जो है समय हो गया है, और सब लोग डिसमिस हो जाते हैं। सो ओवरकेम विद इमोशंस मिस्टर एम हेमिल राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड वीव ला फ्रांस, long live France, and dismisses the class. Now what is the major theme of this story? The story highlights the value of one's language, the pain of losing freedom. तो क्या क्या हमने सीखा यहाँ पे? किसी की लैंग्वेज की वैल्यू क्या होती है वो हमें यहीं तब समझ आएगी। मान लो आपसे कोई कह दे कि भैया कल से हिंदी नहीं पढ़नी, सोचो हम लोग कैसा फील करेंगे, बोलेंगे हैं ये क्या बात होती है। तब हमें रियलाइजेशन होगी कि इंग्लिश से ज्यादा हमारी हिंदी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक तो हो गया हमारे पास में लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर है पेन ऑफ लूजिंग फ्रीडम। ऑफ कोर्स इनका फ्रीडम खो गया है क्योंकि ये कब्जा हो गया है इनकी डिस्ट्रिक्ट पर, तो ये सैड है। एंड एन इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉट टेकिंग एजुकेशन फॉर ग्रांटेड। तो एजुकेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है एवं है ना, मतलब सीरियसली लेना चाहिए। फॉर ग्रांटेड व्हेन यू आर नॉट सीरियस अबाउट समथिंग, तो हम कहते हैं फॉर ग्रांटेड मत लो। तो इनको जो है अपनी लैंग्वेज को सीरियसली लेना चाहिए, ये यहाँ पे सीखते हैं। और अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सब लोगों को ये चैप्टर है ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक एक करके इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एनसीईआरटी के हैं और हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। देखो एग्जाम में होता क्या है ना, हो सकता है कि आपका जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो थोड़ा डिफरेंट आ जाए, लेकिन उसके अंदर का जो कॉन्टेंट होगा मोर और लेस सेम होगा जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा। एक बार ये क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ ले तो उसके बाद में आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को लिखना भी है एक साथ, ठीक है, एक एक करके लिखना, ताकि लिखने के बाद और पढ़ने के बाद आपको ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर लिख कर लाई हूँ आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज फ्रेंच, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो स्कूल के उस पहले दिन फ्रेंड्स को क्या पढ़ के जाना था और क्या प्रिपेयर होकर जाना था, ये आपका मेजर क्वेश्चन है। तो उस दिन फ्रेंड्स को क्या पढ़ना था, पार्टिसिपल्स पढ़ने थे। तो दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स बिकॉज मिस्टर एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। देम माने स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को बोला गया था कि आप सब लोग पार्टिसिपल्स पढ़ के आइएगा, मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा। तो बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हमारा फ्रेंड्स पढ़कर नहीं आया था। फ्रेंड्स डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द पार्टिसिपल्स। फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स को लेकर, और ये तो फ्रेंच के पार्टिसिपल्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंग्लिश में भी ग्रामर में बच्चे को पार्टिसिपल्स नहीं आते। तो मैं ना आप लोगों को जस्ट एक हिंट देती हूँ ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो पूरी स्टोरी है वो थोड़ी अजीब सी ना लगे। पार्टिसिपल बेसिकली होता क्या है, पार्टिसिपल में ना हम कोई भी वर्ब लेते हैं। जैसे मैंने वर्ब ली, मान लीजिए मैंने ली लाफ,
LAUGH, ठीक है, ये वर्ब होती है आई एम लाफिंग। अब मैंने बोला आई एम लाफिंग तो एक वर्ब है। अब ये वर्ब से ही हम लोग जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स दोनों बना सकते हैं। कैसे बनते हैं? जब हम इस वर्ब में ING लगा देते हैं ना, तो ये अब एक पार्टिसिपल बन गया, लेकिन सिर्फ कहने के लिए पार्टिसिपल नहीं है, ये तो वर्ब भी है। वर्ब की ING फॉर्म को तो लाफिंग बोलेंगे ना। अभी ये लाफिंग को अगर मैं एक एडजेक्टिव की तरह यूज करूंगी तो ये एक पार्टिसिपल होगा। अब आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने लाफिंग बुद्धा का नाम सुना है? सुना है लाफिंग बुद्धा? क्या होता है लाफिंग बुद्धा? हंसता हुआ बुद्धा। तो हंसता हुआ बुद्धा, अब यहाँ पे जो हंसता हुआ लिखा हुआ है ना, ये एक एडजेक्टिव है। बुद्धा रोता हुआ भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल बुद्धा, वुडन का, पत्थर का, कांच का बुद्धा, कैसा भी हो सकता है। लाफिंग भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव था ये बना कैसे था? किसी वर्ब में ING लगा के बना। नॉर्मल, वुड, ये सारे किसी वर्ब में ING लगा के नहीं बने ना। तो जो भी एडजेक्टिव वर्ब में ING लगा के बनाया जाता है वो हमारा क्या होता है? एक पार्टिसिपल होता है। तो ये लाफिंग बुद्धा का लाफिंग वर्ड एक पार्टिसिपल है। यही टीचर ने इसको पढ़ाया था फ्रेंच लैंग्वेज की ग्रामर में, वो इसको समझ नहीं आया। चलो बढ़िया, आज आपको पार्टिसिपल्स भी समझ आ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What did friends notice that was unusual about the school that day? उस दिन स्कूल में ऐसा क्या हुआ जो अनयूजुअल था, हमेशा की तरह नहीं था? भाई जाहिर सी बात है, स्कूल में शांति थी, वैसे शोर शराबा होता है। पुराने विलेजर्स, जितने भी जो ओल्ड विलेजर्स हैं वो पीछे बैठे हुए थे, जो कि हमेशा नहीं बैठे होते हैं। और मिस्टर M हैमिल एक अलग सी ड्रेस पहनकर आए थे जो वो यूजुअली नहीं पहनते। इंस्पेक्शन के दिन, अवार्ड सेरेमनी के दिन पहनते हैं, वैसे नहीं पहनते। तो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके लिए काफी हैं, 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। So usually when school began, जब स्कूल खुलता है, there was a great bustle, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा होता है। While which could be heard out in the street, आवाज सड़क तक जाती है, इतना शोर होता है। But it was all very still, लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत शांत था। Everything was as quiet as Sunday morning, जैसे संडे मॉर्निंग होती है बिल्कुल वैसा। There was no opening or closing of desk, ना तो डेस्क बंद करने की आवाज आ रही थी, ना डेस्क को खोलने की आवाज आ रही थी। Classmates were already in their places, सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। The teachers, ग्रेट रूलर, जो हमेशा रैपिंग करता है, रैपिंग माने टेबल पे पटकना, वो आज चुपचाप से उनके आर्म के नीचे रखा हुआ था, अंडर आर्म में रखा हुआ था, और वो बिल्कुल शोर नहीं कर रहा था। और मे बी मिस्टर M हैमिल के जो हाथ हैं वो टेबल पे रखे हुए थे, तो टेबल के नीचे रखा हुआ था। दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए, What had been put on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है ये भी आपको बताना है। बुलेटिन बोर्ड पर ये लिखा हुआ है कि आज से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। सिंपल। So for the last 2 years all the bad news had come from the bulletin board. 2 साल से बुरी बुरी सारी मनहूस खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही हैं बेटा। ठीक है। Another had come from Berlin, और आज एक बर्लिन से न्यूज आई है, टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो जर्मन से, बर्लिन से एक न्यूज आई है और उसमें बताया गया है कि अब से सिर्फ और सिर्फ एल्सेस और लॉरेन में क्या पढ़ाई जाएगी बेटा? सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड एंड दैट्स व्हाई एवरीबडी वाज gathered there to know this news. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What changes did the author from Berlin cause in school today? देखो, बर्लिन से जो प्रॉब्लम आगे आई सब बच्चों के सामने, लोगों के सामने, वो सबसे ज्यादा एजुकेशन से रिलेटेड थी, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होने की बात हो रही थी। तो कम्युनिटी कल्चर तो फॉलो, मतलब वो तो इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भैया स्कूल में भी बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो उस दिन स्कूल में सब लोग बहुत ज्यादा सैड थे, सब लोग अपनी पुरानी पुरानी किताबें लेकर आए थे, और साथ में आज जो है सब लोग मिलकर जो है पढ़ रहे थे अपनी पुरानी बुक से। क्लियर हो गया? चलिए तो इसको कर लेते हैं एक बार। सो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ड्रामेटिक चेंज इन स्कूल दैट डे। बहुत बड़ा चेंज आया स्कूल के अंदर उस दिन। इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, जर्मन वॉज टू बी टॉट इन स्कूल्स। फ्रेंच की जगह पे अब जर्मन को पढ़ाया जाना था स्कूल्स के अंदर। ऑल स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। Mr. Hamill, the French teacher, delivered his last lesson in French. तो मिस्टर हैमिल ने उस दिन अपना जो लेसन था, लास्ट लेसन कहाँ पे? स्कूल के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज में दिया। मेकिंग द एटमोस्फियर सोलेम, सोलेम माने बेटा सीरियस एंड इमोशनल। तो जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा सैड और सीरियस हो गया था और इमोशनल हो गया था, सब लोग बहुत ज्यादा सैड हो गए थे। स्टूडेंट्स वर अनयूजुअली अटेंटिव, आज सारे बच्चे अटेंटिव थे। अनयूजुअली अटेंटिव का मतलब हो गया सब आज अटेंटिव होके सुन रहे थे।
रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज ओनली, और आज वो समझ रहे थे उनकी लैंग्वेज की जो वैल्यू है वो। विलेजर्स केम टू शो रिस्पेक्ट, सारे विलेजर्स आए, पीछे की सीट्स पर बैठे और मिस्टर एम हेमिल को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। फिलिंग द क्लासरूम विद अ सेंस ऑफ लॉस एंड पैट्रियोटिज्म, पूरी की पूरी क्लास जो है वो लॉस और पैट्रियोटिज्म से भर गई थी। द डेस्क, द राइटिंग ऑन द बोर्ड इन फ्रेंच एंड मिस्टर एम हेमिल सैड यट डिग्निफाइड फेयरवेल ऑल बिकेम सिंबल ऑफ देयर लॉस्ट फ्रीडम एंड कल्चरल आइडेंटिटी। सब लोग जो है अपने लॉस्ट फ्रीडम को याद कर रहे थे और अपनी आइडेंटिटी को, पहचान को याद कर रहे थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना तो आएगा ही आपके पेपर में लिखने को, अगर लॉन्ग में आया तो थोड़ा सा उसी हिसाब से मैंने कंटेंट दिया है, ठीक है। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर एम हेमिल एंड स्कूल चेंज, क्या फ्रेंड्स की फीलिंग्स मिस्टर एम हेमिल को लेकर और स्कूल को लेकर चेंज हुई? मतलब कहाँ तो वो दिन जिस दिन ये स्कूल बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, और कहाँ आज का दिन जब ये कहता है कि मुझे तो स्कूल जाना है और फ्रेंच पढ़नी है क्योंकि ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, मदर टंग है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आज के बाद हमें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी? साथ ही साथ पहले इसको मिस्टर एम हेमिल क्रेजी लगते थे, क्रूअल लगते थे, बोलता था ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, और आज उसको वो अच्छे लग रहे थे। वही बुक जो उसको हैवी लगती थी फ्रेंच की और पढ़ने का मन नहीं करता था, आज वही बुक उसको बहुत प्यारी लग रही है और वो चाहता है कि इसको हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है जी। तो इसको कैसे लिखेंगे? एट फर्स्ट फ्रेंड्स डिसलाइक द स्कूल एंड वाज अफ्रेड ऑफ मिस्टर एम हेमिल स्ट्रिक्टनेस। तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर को शुरू किया तो वो डिसलाइक करता था स्कूल को भी और मिस्टर एम हेमिल को भी, राइट? डिसलाइक करता था। नाउ स्पेशली बिकॉज ही हैडंट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, इसीलिए क्योंकि उसने अपना जो लेसन है वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। बट ऑन द डे ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन जिस दिन फ्रेंच का लास्ट लेसन था, हिज फीलिंग्स चेंज्ड कंप्लीटली। उसकी जो फीलिंग है उस लास्ट लेसन के बारे में सुनते ही चेंज हो जाती है, ठीक है। उसकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाती हैं। ही फेल्ट डीप रिग्रेट फॉर नॉट स्टडिंग सीरियसली बिफोर, तो उसको रिग्रेट होता है, डीप रिग्रेट होता है, ये सोच सोच कर बार बार कि अब वो ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा, है ना, सीरियसली बिफोर। सीइंग मिस्टर एम हेमिल्स काइंडनेस एंड सॉरो ही फेल्ट रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर हिम। एम हेमिल की काइंडनेस को देखकर, एम हेमिल की सैडनेस को देखकर उनके लिए इसके दिल में एडमिरेशन जागती है, प्रशंसा करता है उनकी और रिस्पेक्ट भी करने लग जाता है। Friends realized how dedicated Mr. M. Hamel was to teaching and how precious their language was. Friends realize करता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी प्यारी है और कितने अच्छे से मिस्टर एम हेमिल टीच कर रहे हैं। He interested, he listened carefully and felt emotional about losing the right to learn French. और आज वो बहुत इमोशनल फील करता है, कहता है आज के बाद हमें फ्रेंच पढ़ने का राइट नहीं दिया जा रहा है, इससे हम बहुत अपसेट हैं। एंड बाय द एंड ही वाज सैड एंड पैट्रियोटिक, अब उसके अंदर देशभक्ति की भावना भी जाग रही है अपनी लैंग्वेज को लेकर। फीलिंग गिल्टी, अब उसको बहुत अफसोस भी हो रहा है और ग्रेटफुल भी है मिस्टर एम हेमिल को, जिन्होंने 40 साल दिए अपने गांव को फ्रेंच पढ़ाने में। वो बात अलग है कि किसी ने पढ़ी नहीं ठीक है, अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। The people in the story suddenly realized how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? तो स्टोरी के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि एकदम से ही सब लोग बहुत ही प्यार से मिस्टर एम हेमिल से बातें कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है कि भैया हमारी लैंग्वेज है, हम पढ़ना चाहते हैं, और हर कोई ना माइंड सबका चेंज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ स्टोरी के अंदर? जाहिर सी बात है, हम रियलाइजेशन ऐसी तभी करते हैं जब हमारे हाथ से कोई चीज छूट रही होती है ना। अब तक इनके पास फ्रेंच थी तो इन्हें कोई फर्क नहीं था, अब नहीं है तो अभी रियलाइज कर रहे हैं कि इनकी लैंग्वेज कितनी प्रेशियस है। So the people in the story suddenly realize how precious their language is when they learn that it will no longer be taught. This is shown by their actions. So the classroom is full of villagers, है ना, who come to show respect to Mr. M. Hamel and their language. Franz, who usually hates studying, listens carefully today all the lesson taught by Mr. M. Hamel. Mr. M. Hamel wears his best clothes today, like on special days. तो जैसे वो नॉर्मल जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वैसे नहीं पहने थे, स्पेशल डेज वाले कपड़े आज वो पहनकर आए थे तो बड़े सुंदर लग रहे थे। Showing how important the last lesson to him is. This happens because they realize too late that their language is part of their identity. बड़ा लेट हो गया इन लोगों को ये रियलाइज करने में कि उनकी जो लैंग्वेज है वो उनकी आइडेंटिटी का पार्ट है, उनके फ्रीडम का पार्ट है, और इसको लूज करना ऐसा लग रहा है कि ये अपने होमलैंड को ही लूज कर देंगे। कितनी बड़ी बात है ना, सोचो किसी कंट्री को बोल दिया जाए कि आज से तुम अपनी मदर टंग नहीं बोलोगे, हमसे कह दिया जाए तुम हिंदी नहीं बोलोगे, या जो भी आपका स्टेट में लैंग्वेज बोली जाती है आज से वो नहीं बोलोगे, कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना। आप बोलोगे यार ऐसे कैसे, बचपन से बोल रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें, लेकिन हाँ जब किसी कंट्री पर कब्जा किया जाता है तो ये चीजें सच हो जाती हैं, और ऐसा इनके साथ में हुआ है और ये रियलिटी है, ये रियल में हुआ था। ऑलराइट,
फ्रेंड्स थिंग्स विल दे मेक देम थिंक इन जर्मन इवन द पिजन्स व्हाट कुड दिस मीन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बड़ी अच्छी सी लाइन बोलता है, कहता है अच्छा पिजन्स को भी बोलेंगे क्या, क्या जर्मन में बोल के दिखाओ, जर्मन में गा के दिखाओ, जर्मन में कूकू करो, आए बढ़े। तो ये सोल्जर्स को इंडिकेट कर रहा है और अपनी रिग्रेट एंड फ्रस्ट्रेशन दोनों दिखा रहा है। इसको गुस्सा भी आ रहा है और इसको बुरा भी लग रहा है, राइट। तो दोनों ही फीलिंग्स को आप कैसे मैसेज करेंगे। तो फ्रेंड्स थॉट, फ्रेंड ने बोला विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स शोज हिज डीप सैडनेस एंड एंगर। गुस्सा भी आ रहा है और सैड भी फील कर रहा है। ऑल्सो लूजिंग हिज लैंग्वेज, इट मीन्स ही फील्स दैट The order to switch the French to German is unnatural and cruel। ये जो ऑर्डर आया है ना बर्लिन से कि अब आपको फ्रेंच से जर्मन में स्विच होना पड़ेगा, बहुत गलत है। वेरी अननेचुरल एंड वेरी क्रूअल, हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एज इफ इवन नेचर शुड ओबे इट, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे नेचर को भी ओबे करने पड़ेगा। तो नेचर में कौन आ गया बेटा, एनिमल्स, है ना, बर्ड्स या जो भी आवाजें आती है नेचर में। तो बोलेंगे अच्छा इनके ऊपर भी तुम्हारा अधिकार है क्या, इनसे भी कह दोगे कि फ्रेंच में मत बोलो, फ्रेंच में कुकू मत करो और जर्मन में करो। वेरी बैड। सो द पिजन ऑफ कोर्स कैन नॉट चेंज देयर सॉन्ग। तो पिजन्स अपने सॉन्ग को बदल नहीं सकते हैं, उनकी आवाज तो ऐसी ही रहेगी, ये लैंग्वेज से परे है। सो he is mocking the absurdity of forcing people to give up their mother tongue। तो ये absurdity, illogical, अतर्कता है ना, मतलब जिस चीज में कोई तर्क ही ना हो, इसके ऊपर मजाक बना रहा है। मॉकिंग माने मजाक बना रहा है और कह रहा है कि ऐसे थोड़ी होता है कि तुमने किसी को भी बोल दिया कुछ भी करने के लिए। इट शोज हाउ रॉन्ग एंड ऑप्रेसिव द थिंकिंग इज इट इज टू बैन फ्रेंच एंड इट हाईलाइट्स हिज फियर दैट देयर एंटायर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम आर बीइंग टेकन अवे। तो ऑप्रेसिव है, ऑप्रेसिव का मतलब होता है अत्याचार। इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये लोग कितना अत्याचार फील कर रहे हैं और अपनी मदर टंग को छोड़ने का जो दुख है इनको, वो भी इन्हें रियलाइज हो रहा है। ऑलराइट, सो दीज आर दी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दैट यू कैन डू। आपके बुक में मिलती हैं, आप खुद से इनको करिएगा। दीज आर बेस्ड ऑन द चैप्टर ओनली। एंड जो भी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। और समरी में मैं आप लोगों को कंप्लीट कर देती हूँ कि हमने आज द लास्ट लेसन कंप्लीट किया है। ऑलराइट, और इसके अलावा हमने आज कवर किया इसकी फुल एक्सप्लेनेशन, पूरी हमने चैप्टर को अच्छे से समझा और इसके साथ साथ हमने इसके किए क्वेश्चन आंसर। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बेटा, क्वेश्चन एंड आंसर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।